हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है चोल वंश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चोला डायनेस्टी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है चोल वंश या चोल डायनेस्टी। चोल वंश क्या दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था, जिसने क्या किया 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। किसने? हमारे चोल वंश की बात करें तो ये हमारे क्या दक्षिण भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था, जिसने हमारे 9वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक हमारे भारत के दक्षिण भारत के अंदर शासन किया था। फिर संस्थापक और उनकी राजधानी की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत में चोल वंश की स्थापना हमारे विजयालय ने की थी। किसने? विजयालय ने हमारे चोल वंश की स्थापना की थी। और उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में, कब? 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजौर मतलब जो तंजावुर है उस पर कब्जा करके चोल शक्ति को पुनर्जीवित किया था। किसे? चोल शक्ति को पुनर्जीवित किया था। कैसे? तंजौर अर्थात तंजावुर पर कब्जा करके। राजधानी की बात करें तो चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। और ये शहर क्या है? वर्तमान में भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में स्थित है। कहाँ? तो भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में स्थित है ये शहर, तंजौर या तंजावुर जिले में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तो तंजावुर आपने देख ली। अब हम देखेंगे चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चोल वंश के उल्लेखनीय शासक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से, जिन्होंने हमारे साम्राज्य के विस्तार और सांस्कृतिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सबसे पहले विजयालय, फिर आदित्य प्रथम, फिर परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, उत्तम चोल, अरिमोली वर्मन या फिर अरिमोली वर्मन, ये जिन्हें राजराज प्रथम भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, अधिराजेंद्र और कुलोत्तुंग द्वितीय। तो हमारे 11 शासक है, प्रमुख 11 शासक जिनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो शासकों के विवरण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विजयालय के बारे में, जो इसके संस्थापक थे। विजयालय के बारे में देखते हैं जो इसके क्या है? संस्थापक थे। विजयालय की बात करें तो विजयालय ने लगभग 850 ईस्वी में, कब? विजयालय ने लगभग 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। और उन्होंने क्या पल्लवों के सामंत के रूप में शुरुआत की थी। कैसे? पल्लव थे तो पल्लवों के सामंत के रूप में शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया था। फिर तंजौर पर कब्जे की बात करें तो उन्होंने मुत्तरयरों को हराकर तंजौर पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में हमारे चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो किसको हटाया हराया इन्होंने? हमारे मुत्तरयरों को हराया था और तंजौर पर कब्जा कर लिया था। दूसरे शासक आते हैं हमारे कौन? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की बात करें तो आदित्य प्रथम लगभग 871 से 907 ईस्वी में पल्लवों को पराजित किया था, जिनका शासनकाल हमारे 871 से 907 तक था। तो इन्होंने क्या पल्लवों को हराया था, जिससे हमारे चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई थी। इसी के बाद से, किसके बाद से? आदित्य प्रथम के बाद से हमारे चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई थी। उन्होंने पल्लव राजा अपराजित को हराया था। किसको? अपराजित को हराया था और तोंदे मंडलम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। किस पे? तोंदे मंडलम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिससे हमारे चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। किसका? चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे परांतक प्रथम। परांतक प्रथम की बात करें तो इनके संबंध में एक उत्तर मेरूर अभिलेख है। कौन सा? उत्तर मेरूर अभिलेख है। इसकी बात करें तो चोल वंश के शासक परांतक प्रथम, जिनका शासनकाल 907 से 955 ईस्वी तक था, तो इनका प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है। इनका क्या? एक अभिलेख है जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख, उनके संबंध में मिलता है। स्थान की बात करें, यह अभिलेख कहाँ है? तो यह अभिलेख हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में, कहा? तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित उत्तर मेरूर नामक स्थान से मिला है। अब बात करिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल वंश के शासक के समय की जो स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। यदि आपको पूछा जाए कि क्या भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़ें कितनी पुरानी है, तो आप बता सकते हो चोल वंश के समय से हमारे स्थानीय स्वशासन की जड़ें फैली हुई है। और ये कैसे पता चलता है हमें? उत्तर मेरूर अभिलेख से, जो हमारे चोल प्रशासन की अनूठी विशेषता थी। हमारे स्थानीय स्वशासन मतलब नगरीय निकाय और जो ग्रामीण क्षेत्र है, इनकी जो व्यवस्था थी, तो ये हमारे आज की व्यवस्था नहीं है, ये हमारे चोलों के समय की व्यवस्था थी। उत्तर मेरू अभिलेख के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ? ये अभिलेख हमारे तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के उत्तर मेरू नामक स्थान से प्राप्त हुआ। शासक कौन थे? हमारे परांतक प्रथम का है। बात करें इससे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, जैसे हमारी भूमि अनुदान की बात करें तो उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार चोल वंश के शासनकाल के दौरान भारत में, क्या चोल वंश के शासनकाल के दौरान भारत में ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान मतलब ब्रह्म देय किया जाता था, जिसके क्या प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, या जिसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन गांव खुद करता था, स्वयं करता था उसके
प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। और ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कैसी होती थी? कर मुक्त, मतलब उस भूमि पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। और गाँव के लोग ही क्या उसका प्रबंधन करते थे। उस भूमि का प्रबंधन कौन करता था? गाँव के लोग ही करते थे। फिर गाँव के विभाजन की बात करें तो चोल वंश के शासनकाल के दौरान भारत में गाँव को 30 वार्डों में विभाजित किया गया। कितने? 30 वार्डों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य को चुना जाता था। तो क्या गाँव को 30 वार्डों में बांटा गया था और प्रत्येक वार्ड से क्या एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता था। समिति की बात करें तो इन 30 वार्डों या फिर सदस्यों की समिति को सभा या उर कहा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता था। तो 30 सदस्य हो गए, तो 30 वार्डों से 30 सदस्य, उनको मिला के एक समिति बनाई जाती थी और उस समिति को सभा या उर कहा जाता था। सभा मुख्य रूप से ब्राह्मण गाँवों में कार्य करती थी। क्या सभा क्या है? मुख्य रूप से ब्राह्मण गाँवों में कार्य करती थी, जबकि हमारी उर सामान्यतः गाँवों की सभा होती थी। उर क्या होती थी? सामान्य गाँव की सभा होती थी, जबकि हमारी सभा क्या है? मुख्य रूप से ब्राह्मण गाँव, जहाँ ब्राह्मण लोग होते थे, उनकी जो समिति होती थी, उनको हम क्या कहते थे? सभा कहते थे। तो समझ गए होंगे सभा या उर की अंतर। तो उन्हें सभा या उर कहते थे। उर तो हमारे क्या होते थे? सामान्य गाँव होते थे। उनमें 30 वार्डों के जो सदस्य होते थे, वो मिलके उर बनाते थे। जबकि हमारे ब्राह्मण गाँव होते थे, उनका जो हेड होता था 30 वार्डों या 30 सदस्यों का, उन्हें हम क्या कहते थे? सभा कहते थे। बात करें सदस्यता के लिए कौन-कौन सी योग्यता चाहिए थी, मतलब जो प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता था, तो उसको चुनने के लिए उसके अंदर कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए। तो समिति का सदस्य बनने के लिए इसमें कुछ योग्यताएँ होनी चाहिए। जैसे भूमि की बात करें तो सदस्य बनने के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन का मालिक होना उसे आवश्यक था। उसके पास कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी ज़रूरी है। आवास की बात करें, स्वयं का मकान होना ज़रूरी है उसके पास। ज्ञान की बात करें तो वेदों का ज्ञान उन्हें होना आवश्यक था। जिससे ये सुनिश्चित होता था कि सदस्य शिक्षित है और जानकार होना चाहिए, पढ़ा-लिखा होना चाहिए। मतलब वेदों का ज्ञान उन्हें होना आवश्यक था, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि सदस्य शिक्षित और जानकार है। चरित्र की बात करें, जो सदस्य बनना चाहता था वह स्वयं, उसका परिवार और उसके मित्र किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए। मतलब ना तो वो खुद, ना उसका परिवार, ना कोई उसके यार दोस्त, ये सब में से कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना करता था कि चुने गए व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे हों। ये क्या सुनिश्चित करता था कि जितने भी हमारे चुने गए लोग हैं, तो ये लोग क्या नैतिक दृष्टि से या नैतिक रूप से अच्छे होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें, जो सदस्य हैं उनकी आयु सीमा की बात करें, तो सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 35 से 70 वर्ष रखी गई थी। कितनी? 35 से 70 वर्ष आयु सीमा रखी गई थी, जिससे क्या अनुभवी व्यक्तियों को ही मौका मिलता था। पुनः नामांकन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति क्या सदस्य केवल एक ही बार बन सकता था, ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल सके और शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो, ताकि शक्ति क्या हमारे किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो सदस्यों को बनाने के लिए लॉटरी के चयन बच्चों से कराते थे। किससे? बच्चों से कराते थे, जो हमारे एक अनोखी पारदर्शी तरीका हुआ करता था। जो हमारे क्या एक अनोखा पारदर्शी तरीका था, जिसमें क्या लॉटरी का चयन क्या बच्चों से करवाया जाता था। अगले शासक आते कौन? हमारे परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय की बात करें तो परांतक द्वितीय, जिनका शासनकाल 957 से 971 ईस्वी तक था, तो हमारे चोल वंश के शासक थे कौन? परांतक द्वितीय। और वो यह क्या हमारे सुंदर चोल के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका दूसरा नाम क्या था? सुंदर चोल। इनके शासनकाल में चोलों ने कई महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं प्राप्त की थी। इनके शासन काल में क्या चोलों ने बहुत सारी सैन्य सफलताएं प्राप्त की थी। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? उत्तम चोल। पहले हमारे कौन से थे? सुंदर चोल। अब आते हैं हमारे उत्तम चोल। उत्तम चोल की बात करते हैं, इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। उत्तम चोल, जिनका शासन 971 से 985 ईस्वी तक था। तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, जो हमारे चोल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि को दिखाता है। किसके? उत्तम चोल के शासनकाल में। फिर आते हैं हमारे राजराज प्रथम, जिन्हें अरिमोली वर्मन या अरिमोली वर्मन भी कहते हैं। अरिमोली वर्मन या अरिमोली वर्मन भी कहते हैं। जी आप, इनका दूसरा नाम राजराज प्रथम भी था। परिचय की बात करें तो अरिमोली वर्मन या आरिमोली वर्मन, जिनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था, चोल वंश के शासक उत्तम चोल के बेटे थे। किसके? उत्तम चोल के बेटे थे और उन्हें चोल साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। क्या? चोल साम्राज्य का महानतम शासक माना जाता है। उपाधि की बात करें तो अरिमोली वर्मन ने राजराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? राजराज की उपाधि धारण की थी और वे राज राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किसके नाम से? राज राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नीति की बात करें तो अरिमोली वर्मन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। किसे? ब्लड और आयरन नीति को अपनाया था, जो उनकी कठोर और निर्णायक सैन्य नीतियों को दर्शाता है कि ब्लड और लौह और रक्त की नीति की बात करें तो इसमें क्या होता है, या तो आप मान जाइए या फिर
आपको मार दिया जाएगा। मतलब जो अपना सैन्य विस्तार है, सेना के माध्यम से साम्राज्य विस्तार की जो नीति होती है, हमारे लौह और रक्त की नीति कहलाती है। तो अरिमौली ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, ब्लड एंड आयरन की नीति को, तो उनका कठोर और निर्णायक सैन्य नीतियों को दिखाता है। श्रीलंका पे आक्रमण की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था। किसे? महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया था। किसके? जो हमारे श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, उसको तहस नहस कर दिया था। किसने? हमारे अरिमौली वर्मन ने। फिर उत्तरी श्रीलंका पे अधिकार की बात करें तो अरिमौली वर्मन ने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। किस पर? उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था और हमारे उत्तरी श्रीलंका का नाम बदल दिया और नाम बदल के मुंडी चोल मंडलम या मंडी चोल मंडलम कर दिया था। उत्तरी श्रीलंका का नाम बदल के क्या? मुंडी चोल मंडलम या मंडी चोल मंडलम कर दिया था। फिर बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो अरिमौली वर्मन ने तंजौर में, जहां तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? अरिमौली वर्मन ने। तो अरिमौली वर्मन ने तंजौर में प्रसिद्ध जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, जो हमारे चोल वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा? हमारे बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये कहाँ? हमारे तंजौर, तमिलनाडु, जो भारत में है। बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तो ये कहाँ पे? हमारे बृहदेश्वर मंदिर हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर जिले के जो तंजावुर या तंजौर नगर में स्थित है। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। निर्माण और वर्ष की बात करें तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में होता। कब? 1010 ईस्वी में हमारे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। निर्माता की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक अरिमौली वर्मन या राजराज प्रथम ने करवाया था। इसके लिए एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। बात करें इसकी तो 2010 में भारत सरकार ने तंजौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर पर 1000 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है कि ये हमारे 2010 में 1000 साल पुराना था। मतलब 1010 में बना था और 2010 के अंदर एक 1000 रुपए का सिक्का आरबीआई ने जारी किया था, जो इसका सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। समर्पण की बात करें, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? हमारे भगवान शिव को। आप इसे याद रखेंगे, भगवान शिव को समर्पित हमारे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। सामग्री की बात करें तो ये मंदिर क्या पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे? ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है, जो उस समय की इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत उदाहरण है। यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दानवों के द्वारा बनाया गया था, ऐसा लगता है, क्योंकि इंसानों की बस की नहीं है इस तरह की वास्तुकला बनाना। ऊंचाई की बात करें तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। जो इसका कलश है वो आप देखेंगे कि अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंसान किस तरह से इतनी ऊंचाई तक इतने भारी कलश को पहुंचा सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर। बात करें विशेषता की तो ये अपने भव्य विमान, जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है, शिखर होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी भव्यता और वास्तुकला की उत्कृष्टता को दिखाता है। क्या? हमारे जिसका विमान है जो बहुत ज्यादा भारी है। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात करें, इनका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। बात करें सर्वश्रेष्ठ शासक की तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक था। राजेंद्र प्रथम क्या है? चोल वंश का शासक था, जो उसे चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसे क्या? हमारे चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। किसे? राजेंद्र प्रथम को। बेटे की बात करें तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश के शासक अरिमौली वर्मन प्रथम या फिर राजराजा प्रथम का बेटा था। सैन्य विजयों की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य वंश, पांड्य वंश और चेर वंश के शासकों को हराया था। किन किन को? चालुक्य वंश, पांड्य वंश और हमारे चेर वंश के शासकों को हराया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। जिससे हमारे चोल साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार हुआ था। किसका? चोल साम्राज्य का और भी ज्यादा विस्तार हुआ। नीति जारी रखने की बात करें तो उन्होंने अपने पिता के जो हमारे अरिमौली वर्मन थे उनकी लौह और रक्त नीति को जारी रखा था। मतलब उनके समय भी यही नीति जारी थी और इन्होंने भी यही नीति जारी रखी। फिर हमारे उस समय तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पे अधिकार किया गया था। हमारे राजेंद्र प्रथम ने पूरा का पूरा श्रीलंका जीत लिया। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाया। किसको? महेंद्र पंचम को बंदी बनाया और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। समुद्री विजय की बात करें तो उन्होंने मालदीव और अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीत लिया था। तो हमारे राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने क्या किया? मालदीव को भी जीत लिया, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जीत लिया था। इसके अलावा उन्होंने जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बाली द्वीप, सुदीमन द्वीप इन सबको जीत लिया था। और ये सभी क्षेत्र क्या वर्तमान में इंडोनेशिया में स्थित है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के दक्षिण भारत से हमारी नावें, क्योंकि उस समय नाव ही हुआ करती थी, समुद्र के जरिए क्या है पूरे बंगाली खाड़ी को पार करके इंडोनेशिया तक हमारे चोल पहुंच गए थे।
दक्षिणी पूर्व एशिया पर प्रभाव की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा इनके शासकों को भी पराजित किया था। जो राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने क्या थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा जो म्यांमार है इनके शासकों को भी पराजित किया था। जिससे हमारे चोलों का प्रभाव क्या दक्षिणी पूर्व एशिया तक भी फैल गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोलों का प्रभाव विश्व में किस हद तक और कहां-कहां तक पहुंच गया था। जो हमारे कहां माने जाते हैं कंबोडिया, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड ये सब क्या है हमारे जो चोलों के अंडर आने लग गए थे। फिर चोलों की झील की बात करें तो राजेंद्र प्रथम के समय में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था, जो चोलों की नौसैनिक शक्ति और समुद्री व्यापार पर जो उनका नियंत्रण है उसको दिखाता है। फिर गंगा घाटी अभियान की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी पर क्या राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक सभी राज्यों को जीत लिया था जहां तक गंगा नदी जारी थी और पाल वंश के शासक महिपाल को भी हरा दिया था। किसको? पाल वंश के शासक थे महिपाल, उनको भी हरा दिया था। फिर गंगई कोंड की उपाधि की बात करें तो गंगा घाटी अभियान की सफलता के बाद क्या गंगा घाटी अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड या गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसकी? गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने। बात करें गंगईकोंड चोलपुरम शहर की बात करें तो गंगा घाटी अभियान की सफलता के बाद जब उन्होंने राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया तो उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने भारत में गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक शहर बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। गंगईकोंड चोलपुरम शहर बसाया और उसको क्या अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान स्थान की बात करें तो गंगईकोंड चोलपुरम वर्तमान में भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। जो हमारे गंगईकोंड चोलपुरम है ये कहाँ है? हमारे तिरुचिरापल्ली जिले में जो कहाँ तमिलनाडु राज्य के। फिर चोल गंगम तालाब की बात करें तो गंगईकोंड चोलपुरम क्षेत्र में सिंचाई के लिए क्या गंगईकोंड चोलपुरम क्षेत्र में सिंचाई के लिए राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम तालाब या फिर चोल गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का नाम क्या था? चोल गंगम तालाब या फिर गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया था। जो कृषि को बढ़ावा देने के उनके जो प्रयास थे उसको दिखाता है। किसको? कृषि को बढ़ावा देने के जो उनके प्रयास थे उसको दिखाता है। तो बृहत्तर भारत का सपना उन्होंने देखा था। किसका? बृहत्तर भारत का सपना उन्होंने देखा तो राजेंद्र प्रथम ने बृहत्तर भारत के अपने सपने को पूरा किया और भारतीय संस्कृति को पूर्वी जो हमारे दक्षिण एशिया है उसमें फैलाया था। पूर्व जो हमारे दक्षिणी एशिया है उसमें फैलाया जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा था। विद्वान शासकों की बात करें तो राजेंद्र प्रथम क्या थे? एक विद्वान शासक थे और उन्होंने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। राजेंद्र प्रथम ने क्या कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। धार्मिक निष्ठा की बात करें तो राजेंद्र प्रथम स्वयं भगवान शिव के अनुयायी थे। किसके? भगवान शिव के अनुयायी थे। गंगई कोंड चोलेश्वर मंदिर की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम में क्या गंगई कोंड चोलपुरम में गंगई कोंड चोलेश्वर मंदिर जिसे हमारे गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर भी कहा जाता है तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था तो उनके धार्मिक और स्थापत्य योगदान का प्रतीक माना जाता है। ये तो हमने राजेंद्र प्रथम के बारे में देख लिया। अब राजा देखेंगे राजा धीराज। राजा धीराज की बात करें सबसे पहले इनका परिचय देखें तो परिचय की बात करें तो राजा धीराज जिनका शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी तक था तो ये हमारे चोल वंश के प्रमुख शासक थे और हमारे चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम के बेटे थे। उन्हें क्या चोल वंश का एक महान शासक माना जाता है। क्या उन्हें क्या चोल वंश का एक बहुत ही महान शासक माना जाता है। अभियानों के नेतृत्व की बात करें तो राजा धीराज ने कई चोल अभियानों का नेतृत्व किया था। राजा धीराज ने क्या किया? कई चोल अभियानों का नेतृत्व किया था जिससे साम्राज्य की शक्ति बनी रही थी। जिससे क्या साम्राज्य की शक्ति बनी रही थी। फिर कोप्पम के युद्ध की बात करें तो युद्ध पक्ष की बात करें कोप्पम के युद्ध की तो कोप्पम का युद्ध हमारे चोल वंश के शासक राजा धीराज और चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर के बीच में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? हमारे चोल वंश के शासक थे हमारे राजा धीराज और चालुक्य वंश के शासक थे कौन? हमारे सोमेश्वर। इन दोनों के बीच हमारे कोप्पम का युद्ध लड़ा गया था। परिणाम की बात करें तो कोप्पम के युद्ध में चालुक्य वंश का शासक कौन था? सोमेश्वर हार जाता है। क्या चालुक्य वंश का जो शासक था सोमेश्वर हार जाता है। कौन से युद्ध में? कोप्पम के युद्ध में। और किन किन के बीच में लड़ा गया था? राजा धीराज सोमेश्वर के बीच लड़ा गया था तो सोमेश्वर इसमें हार जाता है। बात करें राजा धीराज की मृत्यु की तो इस युद्ध के दौरान क्या मृत्यु की बात करें तो इस युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में चोल वंश के शासक राजा धीराज की मृत्यु हो जाती है और उनके लिए ये बात कही जाती है कि राजा धीराज वही शासक थे जिनकी मृत्यु क्या हाथी की पीठ पर हुई थी। किस पे? हाथी की पीठ पर हुई थी। जो युद्ध में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी को दिखाता है कि उन्होंने युद्ध में खुद भाग लिया था और किस तरह से वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। फिर राजेंद्र द्वितीय का राजतिलक की बात करें तो कोप्पम के युद्ध में क्या कोप्पम के युद्ध के दौरान ही मैदान में ही राजा धीराज की मृत्यु हो गई और इस वजह से हमारे युद्ध के मैदान में राजा धीराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय का राजतिलक वहीं की वहीं कर दिया गया।
मतलब राज तिलक करके उन्हें राजा बना दिया गया, जिससे क्या सेना का मनोबल गिरना नहीं चाहिए। इसीलिए कोप्पम के युद्ध में हमारे क्या सोमेश्वर हार जाते हैं, कौन जीतते हैं? राजाधिराज जीतते हैं। फिर हमारे उनके भाई थे छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय, ये हमारे शासक बनते हैं। उत्तराधिकार की बात करें तो राजेंद्र द्वितीय जिनका शासनकाल 1052 से 1064 तक था, चोल वंश के शासक राजाधिराज का छोटा भाई और राजेंद्र प्रथम का बेटा था। युद्ध भूमि में उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो चोल वंश के शासक राजाधिराज की मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय को शासक बनाया गया और उनका राज्याभिषेक युद्ध के मैदान में किया गया था, जो उस समय की देखी जाने वाली अनोखी घटना थी, मतलब असाधारण घटना देखी थी। मतलब ये घटना नॉर्मली किसी ने पहले नहीं देखी थी कि युद्ध में राज्याभिषेक किया गया। अगले हमारे शासक आते अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र के परिचय की बात करें तो अधिराजेंद्र का शासनकाल 1070 ईस्वी में था। चोल वंश का अंतिम प्रत्यक्ष शासक था। चोल वंश का अंतिम प्रत्यक्ष शासक था कौन? अधिराजेंद्र। और वो हमारे चोल वंश के शासक वीर राजेंद्र का बेटा था। किसका? वीर राजेंद्र का बेटा था कौन? अधिराजेंद्र। जनता के द्वारा हत्या की बात करें, चोल वंश के शासक अधिराजेंद्र की हत्या जनता के द्वारा कर दी गई थी, जो उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और जन असंतोष को दिखाती है। किसने कर दी थी अधिराजेंद्र की हत्या? जनता ने ही कर दी थी, जो उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और जन असंतोष को दिखाती है। उसके साथ ही चोल वंश की मुख्य शाखा का अंत हो जाता है। इसका चोल वंश की जो मुख्य शाखा थी उसका अंत हो जाता है। फिर अगले शासक आते हैं हमारे कुलोत्तुंग द्वितीय। बात करें मूर्ति विसर्जन की, कुलोत्तुंग द्वितीय की, तो कुलोत्तुंग द्वितीय जिनका शासनकाल 1133 से 1150 तक था। तो हमने क्या एक शाखा तो हमने देख ली चोलों की, जो हमारे कौन थे? अधिराजेंद्र, वहां पे खत्म हो जाती है। एक राजा थे हमारे कौन? कुलोत्तुंग द्वितीय, जिनका शासनकाल 1133 से 1150 तक था। तो हमारे चोल वंश के शासक थे और उसने क्या धार्मिक असहिष्णुता दिखाते हुए, सहिष्णुता नहीं असहिष्णुता दिखाते हुए भगवान विष्णु गोविंद राज की मूर्ति को किसमें? समुद्र में फिकवा दिया था। उन्होंने क्या धार्मिक असहिष्णुता दिखाते हुए, मतलब अलवार संतों के प्रति नफरत को दिखाते हुए उन्होंने क्या किया? भगवान विष्णु या गोविंद राज की जो मूर्ति थी उससे समुद्र में फिकवा दिया था। फिर इस मामले में रामानुजाचार्य ने हस्तक्षेप किया। कुलोत्तुंग द्वितीय के द्वारा समुद्र में फिकवाई गई भगवान विष्णु या गोविंद राज की मूर्ति को महान संत रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवाया और तिरुपति बालाजी में पुनः स्थापित करवाया था। कहाँ? तिरुपति बालाजी में जो भी आप मूर्ति देखते हैं वो हमारी क्या? भगवान विष्णु या गोविंद राज की है। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ स्थल है। कौन सा? तिरुपति बालाजी। और जिसमें हमारे भगवान विष्णु या गोविंद राज की प्राचीन मूर्ति है, जो हमारे क्या है? संत रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवाकर तिरुपति बालाजी में पुनः स्थापित करवाई थी। और फिकवाई किसने थी? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। बात करें हमारे चोलों का सांस्कृतिक योगदान के बारे में, चोलों के सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो चोल वंश ने दक्षिण भारत की कला, वास्तुकला और साहित्य में क्या? चोल वंश ने क्या किया? दक्षिण भारत की कला, वास्तुकला और साहित्य में बहुत ही असाधारण योगदान दिया है। उनके साहित्यिक योगदान को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। उनका जो साहित्यिक योगदान है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बात करें उनका जो योगदान था उसमें पल्लव प्रभाव था। बात करें इसकी पल्लव प्रभाव की, तो चोलों की प्रारंभिक कला पर पल्लव शैली का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। चोलों की जो प्रारंभिक कला थी उस पर क्या है? पल्लव शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे एक मंदिर था, कौन सा? चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर की बात करें तो चोल वंश के शासक विजयालय ने नरता मलाई या नाथ मलाई में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? चोल वंश के शासक विजयालय ने, जो शुरुआती शासक थे उनकी। और ये मंदिर चोलों की प्रारंभिक जो स्थापत्य शैली है उसको दिखाता है। एक हमारा मंदिर आता है कोरंगनाथ मंदिर। क्या कोरंगनाथ मंदिर की बात करें तो चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने क्या? परांतक प्रथम ने श्रीनिवास नल्लूर, क्या? श्रीनिवास नल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? हमारे परांतक प्रथम ने। और कहाँ पे? श्रीनिवास नल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमारे कोरंगनाथ मंदिर के बारे में देख लें, जो आप बगल में कोरंगनाथ मंदिर देख रहे हैं, ये वाला कोरंगनाथ मंदिर है। इसकी बात करें तो कोरंगनाथ मंदिर हमारे श्रीनिवास नल्लूर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, भारत के अंदर। क्या? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, भारत के अंदर जो मंदिर है उसकी बात करें। निर्माता की बात करें तो कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने करवाया था। शिखर की बात करें तो परांतक प्रथम के द्वारा निर्मित श्रीनिवास नल्लूर के कोरंगनाथ मंदिर का विमान, ये शिखर 4 मंजिला है। आप इसे याद रखें, शिखर शिखर ही केवल 4 मंजिला है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और 4 मंजिल। तो शिखर शिखर ही केवल क्या? 4 मंजिल का बना हुआ है, जो उस समय की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। मूर्तियों की बात करें तो हमारे श्रीनिवास नल्लूर का जो कोरंगनाथ मंदिर है, ये मंदिर क्या? हमारे सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इनकी सुंदर तक्षण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? बहुत ही हमारे सुंदर नक्काशीदार हमारे सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इनकी सुंदर तक्षण मूर्तियां हैं वहां पे
जो हमारे चोल वास्तु मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दिखाती है। किसको? चोल मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दिखाती है उस समय की। स्थान की बात करें तो कोरंगनाथ मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीनिवास नल्लूर शहर में स्थित है। अब चोल प्रभाव की बात करिए तो हमने पल्लव प्रभाव देखा, जो भारत के अंदर चोलों की जो स्थापत्य कला थी उसमें पल्लव प्रभाव था। अब चोलों के प्रभाव की बात करें तो चोलों ने अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट स्थापत्य शैली विकसित कर ली थी, जिसे चोल शैली के नाम से जाना जाता है। जैसे उनका मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर। तो चोल वंश के शासक अरिमोलीवर्मन मतलब राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हमारे चोल वास्तुकला का शिखर माना जाता है। किसको? चोल वास्तुकला का शिखर माना जाता है। ये हमारे बृहदेश्वर मंदिर है। फिर बात करें गंगईकोंड चोलपुरम चोलेश्वर मंदिर की बात करें तो चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलेश्वर मंदिर, जिसे गंगईकोंड चोलेश्वरम मंदिर या फिर गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी कहते हैं, जिसमें आप इस चित्र में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर देख सकते हैं। वर्तमान शहर की बात करें तो शहर का वर्तमान स्थान कहाँ है? ये गंगईकोंड चोलपुरम वर्तमान शहर वर्तमान बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। सिंचाई तालाब की बात करें तो गंगईकोंड चोलपुरम में राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोल गंगम तालाब या गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया था। तो इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में क्या है? राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम तालाब या गंगई चोलम तालाब का निर्माण करवाया था, जो उनकी दूरदर्शिता और कृषि विकास पर जो ध्यान केंद्रित करने की बात को दिखाता है। क्या? जो उनकी दूरदर्शिता और कृषि विकास पर जो उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था उसको दिखाता है। फिर मूर्तिकला केंद्र की बात करें तो चोल वंश के शासनकाल में भारत में दारासुरम क्या विशाल मूर्तियों का केंद्र था। दारासुरम में बड़ी बढ़िया और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती थी। और दारासुरम नामक स्थान भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर तंजौर जिले में कुंभकोणम की एक जगह है, वहां पे है। क्या दारासुरम कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? कुंभकोणम जो तंजौर जिला है उसमें कुंभकोणम नामक स्थान है, उसके पास में क्या दारासुरम। तो चोल वंश के शासनकाल में उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती थी। फिर नटराज की मूर्ति की बात करें तो नटराज की मूर्तियों का निर्माण चोल वंश के शासनकाल की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। नटराज की मूर्ति की बात करें तो नटराज की मूर्ति का निर्माण क्या चोल वंश के शासनकाल की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। कांस्य की बनी नटराज की मूर्तियां जो हमारे चोल काल की प्रतीक मानी जाती थी, जिसमें हमारे शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दिखाया गया है। ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दिखाया गया है। धार्मिक चित्रकला की बात करें तो चोल वंश के शासनकाल में भारत में निर्मित जो मंदिर है उनकी दीवारों से रामायण महाभारत और भगवान शिव से संबंधित धार्मिक चित्र मिलते हैं। जो मंदिर बने थे उस समय चोल वंश के शासनकाल में उनकी दीवारों पे क्या रामायण महाभारत और भगवान शिव इनके संबंध में धार्मिक चित्र मिलते हैं, जो उस समय के धार्मिक और कलात्मक परंपराओं को दिखाते हैं। फिर वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तंजौर तमिलनाडु की तो उनकी बात करें तो इनके निर्माता कौन था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक अरिमोलीवर्मन या राजराज प्रथम ने करवाया था। ये बृहदेश्वर मंदिर आप देख सकते हैं। तो विशेषता की बात करें इसकी तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अपने विशाल विमान या शिखर के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे क्या दूर से ही दर्शनीय बनाता है। मतलब बहुत दूर से इसको साफ साफ देखने को मिलता है कि इसका जो शिखर है ये वाला ये काफी ज्यादा भारी है, और ऐसा लगता नहीं है कि किसी इंसान ने मतलब इंसानों ने मिलकर इसको ऊपर तक पहुंचाया हो। बात करें ऊंचाई की तो ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये क्या हमारे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है, जो चोलों की इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल को दिखाता है। अब बात करें चोल वंश के शासनकाल में निर्मित जो दूसरे मंदिर है उनकी बात करें तो अन्य मंदिर की बात करें तो चोलों ने अपने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें कौन कौन से प्रमुख थे? एक था ऐरावतेश्वर मंदिर। मंदिर का नाम क्या? ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कहाँ हमारे दारासुरम तमिलनाडु में है। हाँ, दारासुरम तमिलनाडु भारत के अंदर है। स्थान की बात करें तो ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर जिले में कुंभकोणम नगर के पास में दारासुरम नामक जगह है, वहां पे। और ये मंदिर क्या है? राजराज द्वितीय के द्वारा निर्मित है, जो हमारे क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये कौन सा मंदिर है? हमारे ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावत मतलब जो हमारे हाथी होता है, गजराज होते हैं, उनको ऐरावत कहते हैं। तो उनसे संबंधित मंदिर है हमारा कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। और ऐरावतेश्वर मंदिर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, आप इसे याद रखेंगे। फिर कंपेश्वर मंदिर की बात करें तो कंपेश्वर मंदिर हमारे त्रिभुवन क्या त्रिभुवनम जो मंदिर भी कहते हैं। तो निर्माता की बात करें कंपेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग तृतीय ने त्रिभुवनम में करवाया था। कहाँ? त्रिभुवनम में करवाया था। किसका? कंपेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये भी हमारे भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। बात करें इसके, यदि आप देखेंगे तो इसका जो हमारे जो शिखर है तो शिखर में हमारे क्या कलात्मक मूर्तियां लगी हुई है और कलात्मक रंग है, जो गहरे गहरे जो हमारे लाल पीले नीले इस तरह के कलर भरे हुए हैं, जो नॉर्मली हमारे मंदिरों में देखे नहीं जाते। लेकिन कंपेश्वर मंदिर के अंदर ये है और भगवान शिव को समर्पित है ये। किसने बनवाया था? कुलोत्तुंग तृतीय ने।
कहाँ पे बना है? त्रिभुवनम में, जो हमारे तमिलनाडु के अंदर है। स्थान की बात करें तो कंपेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर जिले में जो कोमकोणम नगर है उनके पास में त्रिभुवनम नामक स्थान पे बनाया गया है। बात करें चोल वंश की विशेषताओं की बात करें, चोल वंश की विशेषताओं की बात करें तो चोल साम्राज्य अपनी विशिष्ट प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। चोल साम्राज्य के अपनी विशिष्ट जो प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जैसे हमारे स्थानीय स्वशासन, चोल वंश के शासनकाल के दौरान ही भारत में स्थानीय स्वशासन की एक सुदृढ़ प्रणाली थी। जैसे हमने उत्तर में लेकर उसके बारे में देख लिया है। गांव की स्वायत्ता, गांव को क्या स्वायत्ता प्रदान थी, प्राप्त थी। वे अपने मामलों का प्रबंधन कौन करते थे? खुद करते थे। वे अपने मामलों का प्रबंधन खुद करते थे। शैव धर्म के संरक्षण की बात करें तो चोल वंश ने भारत में शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और उनके द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर क्या भगवान शिव को समर्पित है। जैसे हमने ऊपर के 2-3 मंदिर देखे, जैसे हमारे ऐरावतेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, कंपेश्वर मंदिर हमारे शिव को समर्पित। फिर नटराज की मूर्ति की बात करें तो नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल वंश के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर होना आरंभ हो गया था, जो हमारे चोल कांस्य कला की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। तो नटराज की मूर्ति के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये आप नटराज की मूर्ति देख सकते हैं। नटराज की मूर्ति को थोड़ा ठीक से देख लेते हैं नटराज की मूर्ति के बारे में। तो नटराज की मूर्ति की बात करें तो चोल वंश में नटराज की मूर्ति भारतीय कला और संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्या प्रतिमा है। ये भगवान शिव को नृत्य के देवता के रूप में प्रदर्शित करती है। क्या भगवान शिव को नृत्य के देवता के रूप में दर्शाती है। इसकी कुल कुछ विशेषताएं जिनकी बात करें, कौन कौन सी विशेषताएं, मुख्य विशेषता की बात करें तो क्या नृत्य भंग, ये नृत्य मुद्रा की बात करें तो मूर्ति में भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया है। क्या मूर्ति में हमारे भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया है, जो हमारे सृष्टि, विनाश और पुनर्सृजन के ब्रह्मांडीय जो चक्र है इसका प्रतीक है। उनकी मुद्रा क्या गतिशील और ऊर्जावान है। जो हमारे भगवान शिव है उनकी मुद्रा कैसी है? गतिशील और ऊर्जावान है। फिर चार भुजाओं की बात करें, आमतौर पर नटराज की मूर्ति में भगवान शिव की चार भुजाएं होती है, जो विभिन्न प्रतीकात्मक वस्तुओं और मुद्राओं को धारण किए हुए होती है। जटाजूट की बात करें तो उनके उलझे हुए बाल मतलब जटाएं नृत्य की गति के कारण चारों ओर लहरा रहे हैं। तो इन जटाओं में क्या एक खोपड़ी, एक अर्धचंद्र, गंगा नदी की आकृतियां भी दिखाई देती है। कौन कौन सी जटाओं में क्या क्या दिखाई देता है? हमारी खोपड़ी, अर्धचंद्र और गंगा नदी दिखाई देती है। फिर अग्नि चक्र की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं प्रभा मंडल भी कह सकते हैं। तो शिव के एक ज्वलंत चक्र के भीतर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ज्वलंत चक्र के बीच में क्या एक चक्र पूरा, जिसके बीच में नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और समय के चक्र को दिखाता है। फिर अपस्मार पुरुष की बात करें, अज्ञान का दानव, तो उनके दाहिने पैर के नीचे एक बोना दानव दबा हुआ है। एक बोना दानव है ये वाला दबा हुआ है, जो उनकी जो क्या अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है, उसको दबा रखा किसने? भगवान शिव ने। फिर अभय मुद्रा की बात करें तो उनके दाहिने हाथ में से उनके दाहिने हाथ में से एक हाथ ऊपर उठा हुआ है और हथेली बाहर की ओर है। जिसकी हथेली क्या बाहर की ओर है, जिसे हम क्या अभय मुद्रा कहते हैं। ये हमारी हथेली है, ये हमारी अभय मुद्रा है। जो हमारी क्या है अभय मुद्रा क्या है? निडरता और आशीर्वाद को और इशारा करते हुए दिखाई देती है। डमरू की बात करें तो उनके ऊपरी दाहिने हाथ में एक छोटा सा डमरू है, एक प्रकार का ड्रम है, जो ध्वनि का प्रतीक मतलब सृष्टि का पहला कंपन माना जाता है। ड्रम वाली बात है। तो इनके एक हाथ में ड्रम बताया गया, जैसे ये वाला हाथ है तो इसमें हमारे ड्रम बताया गया है, जो हमारे क्या सृष्टि का पहला कंपन माना जाता है। अग्नि की बात करें तो उनके ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि की ज्वाला है, जो हमारे विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। जो हमारे क्या दाएं हाथ में अग्नि की ज्वाला है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है? हमारे विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है ये। फिर गजस्थ मुद्रा की बात करें तो उनका निचला बायां हाथ नीचे की ओर इंगित है और गजस्थ मुद्रा मतलब हाथी की सूंड जैसी मुद्रा में है, जो मोक्ष और शरण का प्रतीक है। शांत और गंभीर चेहरे की बात करें तो नृत्य की तीव्र गति के होने के बावजूद भगवान शिव का चेहरा शांत और गंभीर भाव व्यक्त करता है, जो हमारा ब्रह्मांडीय संतुलन और शाश्वत शांति का प्रतीक है। आभूषण और वस्त्र की बात करें तो वे हमारे विभिन्न आभूषण जैसे हार, बाजूबंद, कंगन, पायल इनसे सुशोभित है। उनका वस्त्र क्या एक साधारण धोती है, जो नृत्य की गति में उड़ रही है। धोती भी क्या नृत्य की गति के कारण उड़ रही है। सर्प की बात करें तो उनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए दिखाए गए हैं, जो हमारे कुंडलिनी ऊर्जा और विनाश पर विजय का प्रतीक है। मुख्य भाग की बात करें तो सिर और जटाजूट, भगवान शिव का शांत चेहरा और लहराते हुए जटाजूट, जिसमें हमारे अर्धचंद्र, खोपड़ी और गंगा नदी की आकृति शामिल की गई है। हमारे क्या भगवान शिव का शांत चेहरा है, लहराते हुए जटाजूट है, जिसमें हमारे अर्धचंद्र, खोपड़ी और गंगा नदी की आकृति शामिल है।
भुजाओं की बात करें तो 4 भुजाएँ हैं, जो हमारे विभिन्न प्रतीकात्मक वस्तुओं और मुद्राओं को धारण किए हुए, जैसे हमारे डमरू, अग्नि, अभय मुद्रा, गजस्थ मुद्रा। तो चारों हाथों में ये मुद्राएँ दिखाई गई है। धड़ की बात करें तो हमारे आभूषणों और सर्पों से सुशोभित है, नृत्य की गति को दिखाती हुई। पैर की बात करें, दाहिने पैर अपस्मार पुरुष मतलब अज्ञान के दानों को दबा रखा है, जबकि बायां पैर ऊपर की ओर उठा हुआ है और नृत्य को की गतिशीलता को दिखाता है। अग्नि चक्र या प्रभामंडल की बात करें, मूर्ति के चारों ओर ज्वलन चक्र जो ब्रह्मांडी ऊर्जा और समय के चक्र को दिखाता है। अपस्मार पुरुष की बात करें तो भगवान शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ जो बौना दानव है, अपस्मार दानव है, जो हमारा अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। आभूषण वस्त्र की बात करें तो हार, बाजूबंद, कंगन, पायल उड़ती हुई होती है। सर्प की बात करें तो हमारे शरीर पर क्या लिपटे हुए सर्प है। विशाल नौसेना की बात करते हैं अब। तो चोल वंश के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी में चोलों की झील कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी को क्या चोलों की झील कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि चोलों के पास विशाल नौसेना हुआ करती थी और इस नौसेना ने उन्हें समुद्री व्यापार और दक्षिणी पूर्व एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने में मदद की थी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने चोलों के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।